लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने ये सीखा कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में जो लॉज बनते हैं वो क्यों बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, उसको बेस कहाँ से मिलता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और कुछ आज से कुछ बहुत साल पहले ये ड्राफ्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को हमने अडेप्ट किया एंड फाइनली इंडिया को हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जहाँ पे हमने बोला कि भाई आज के बाद अगर इंडिया जो काम करेगी इसी हिसाब से करेगी, इसी हिसाब से रहेगी। तो जैसे ही कोई आप अगर एक टेक्स्ट बुक खोलते हो, तो जब आप टेक्स्ट बुक खोलते हो तो आपको एक प्रीफेस दिखता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखता है। कोई नॉवेल देखते हो तो भी आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखता है, राइट? तो सेम वे में जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बुक खोलोगे तो सबसे पहला पेज जो आपको दिखेगा वो होगा प्रीएम्बल का। तो जब मैं प्रीएम्बल की बात करती हूँ, सर यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग अलाउड है क्या प्रदीप सर? हाँ जी मैम, कर सकते हैं। हाँ तो मैं करती हूँ। हाँ हाँ कर ली। सर मेरा डिसेबल्ड है। अच्छा एक मिनट रहिए। कर लीजिए, अब हो जाएगा। ओके ये है जो आप कभी भी अगर आप खोलोगे तो आपको ये हमेशा मिलेगा, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट it is the what does it say? It is the preamble मतलब this is the introduction to the constitution of India। ये एक basically summary लिखा हुआ है हमारे preamble में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बोलना चाहता है, ठीक है? तो अभी जो प्रिएम्बल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल। वी द पीपल मतलब द पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक। नाउ लास्ट टाइम ही मैंने आपको बोला था कि कौन बनाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आता है राज्यसभा, कहाँ से आता है लोकसभा, कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं हम जहाँ पे एवरीबडी इज हैज फ्रीडम। कोई तुम पर ये नहीं बोल सकता कि भाई तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, अनलेस एंड अनटिल यू आर अबाइडिंग बाय द लॉ। द मोमेंट यू डोंट अबाइड बाय द लॉ, यस आप रडार में आते हो, बट तब तक आप रडार में नहीं आते हो। नाउ प्रिएम्बल स्टार्ट होता है जैसे आप देख रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से। नाउ हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये जो सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड्स है, ये क्या है? व्हाट डज दिस प्रिएम्बल से अबाउट? मतलब ये जो 5 वर्ड्स है वो क्या बताना, मतलब क्या बोलना चाहते हैं? कोई मुझे बता सकता है? एनीबडी? कि सब सो रहे हैं? Anybody who wants to share? अच्छा ठीक है, nobody? So कोई चैट पे कुछ लिख रहा है क्या? हेलो, ईशा ने लिखी है। ओके ओके, सर एक सेकंड ना, मैं थोड़ा अटक गई हूँ ज्वाइन। ओके, ये जो वर्ड्स है ये वर्ड्स दर्शाते हैं कि ये इंडिया का नेचर है। Now when I say that a person is very reserved, he's very shy, what does it say about that person? It says that उस इंसान का नेचर इस टाइप का है। सेम वे में जब ये बोलते हैं हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब ये इंडिया का नेचर है। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिया और उसको 5-6 आंसर्स दिए या 5-6 ऑप्शंस दिए हैं, तो नेचर प्रिएम्बल ये बोलता है कि इंडिया का नेचर है सोवेरेन,
नाउ गोइंग विद द फर्स्ट वर्ड सोवेरेन, सोवेरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट. आई नो आप लोग सबको ये पता है, लेकिन स्टिल सोवेरेन मीन, यस, और ईशा आपने बराबर बोला था कि सोवेरेन का मतलब होता है नो सुपीरियर और पावर. करेक्ट. कोई भी देश साइड for their own selves. Okay, nobody else can decide. इंडिया अपने लिए डिसाइड करेगा. जैसे हम घर पे होते तो हम घर पे डिसाइड करते हैं ना कि भाई आज क्या खाना है क्या नहीं खाना है. कोई बाजू वाला आके तो बोलेगा नहीं कि नहीं नहीं आज तो आपको यही खाना है, आज तो आपको यही बनाना है. ये चीज तो होने नहीं वाली है. सेम वे में सोवेरेन मतलब कि इंडिया के पास कोई एक्सटर्नल या सुपीरियर पावर नहीं है. इंडिया अपनी मर्जी का मालिक है. वो चाहे आज वॉर करे, वॉर डिक्लेयर करे, कोरोना वायरस पैंडेमिक में वो लॉकडाउन ना रखे, इट्स इंडियाज चॉइस. कोई भी देश उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता है. ठीक है. नाउ ये हो गया आपका द वर्ड सोवेरेन. दूसरा है द वर्ड सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का फर्स्ट जो मतलब जो आपको चीज याद रखनी है, वेल जब भी सोशलिस्ट वर्ड आए, दिस दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज पे अटेंशन, और अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर लो. सोशलिस्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस नहीं करना. अब इग्नोरेंस की बात मैं करूँ तो कहाँ आती है इग्नोर? मतलब कि यार जैसे कि हरिजन्स को ले लो. हरिजन्स को पहले ब्राह्मण लोग जो होते थे वो लोग उनको नकार देते थे कि अरे तुम तो हरिजन हो, तुम्हें कैसे हम छू सकते हैं, तुमसे कैसे हम बात कर सकते हैं. कोई ऊंची जाति का लड़का कोई नीची जाति की लड़की से शादी नहीं कर सकता था, और वैसा वैसा ऐसा सब कुछ बहुत होता था. राइट. तो ये क्या है? इग्नोरेंस का मतलब ये होता है. एंड पॉवर्टी मतलब हमें गरीबी मिटानी है, फिर डिजीजेस को मिटाना है, इनइक्वालिटीज जो है गर्ल और वुमेन में जो अब धीरे धीरे जा रही है, अब ये इतना नहीं है. राइट. तो इनइक्वालिटी जो है, बेटरिंग ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द कंट्री. सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को ट्राई करना है कि इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान को एक ऐसी अच्छी जिंदगी मिले जो उसका वो हकदार है. ओके, जिसका वो हकदार है. सिंपल. he has the rights to have roti kapda makan. ठीक है. and that should be very nicely done, like literacy rate. जैसे केरला की मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी. तो केरला जब अपनी लिटरेसी रेट बढ़ा रहा है तो what is it doing? It is a social, since India is a socialist country, Kerala is also trying to be socialist, and it's trying कि भाई अगर हम एजुकेशन देंगे लोगों को तो देश आगे बढ़ेगा, लोगों में लिटरेसी आएगी, लोगों में सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ आएगी. ओके. नाउ ये हो गया सोशलिस्ट. द थर्ड वर्ड इज सेक्युलर. नाउ जब मैं सेक्युलर, अच्छा सॉरी गाइस, सोशलिस्ट का आपको जो चीज मैंने आपको बोला था कि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती है, वो ये है कि इट वाज added in the constitution by second amendment act. okay, it was there. पहले ये वर्ड्स नहीं थे, अब ये वर्ड्स आ गए हैं. ओके. एंड इसमें से एक ये था कि अमेंडमेंट हुआ था. अब अमेंडमेंट का सिंपल मीनिंग समझ लो, चेंज. लॉ में इसको अगर कोई भी चीज, कभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज भी को अगर हम कहीं पे चेंजेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई अमेंडमेंट कर लो. वी डोंट यूज द वर्ड चेंज, वी यूज द वर्ड अमेंडमेंट. ओके. तो ये अमेंडमेंट जो वर्ड सेक्युलर का था, दैट केम in the preamble during the 42nd amendment of the constitution. जब ये
पहला अमेंडमेंट हुआ, दूसरा अमेंडमेंट हुआ, तीसरा अमेंडमेंट, तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ावा आता गया। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड बिकमिंग मोर क्लियर टू द पीपल फॉर देयर इंटरप्रिटेशन कि भाई ये क्या बोलना चाह रहा है, और अगर ये जो बोलना चाह रहे हैं क्या हम वो उसी सेंस में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ओके, that is the one thing that happened. Then दूसरा है अच्छा दूसरा कि ये जो वर्ड सेक्युलर है ये भी आपको एज अ, सो प्लीज पे अटेंशन, प्लीज इसको मार्क डाउन करो। सेक्युलर वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द स्वर्ण सिंह कमिटी टू ऐड दिस वर्ड सेक्युलर इन द preamble. Okay, now इसके बाद सेक्युलर सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर। सेक्युलर जो है, सेक्युलर भी अगेन ये भी 42nd में आया था और ये भी वर्ड सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट में ही आया था। इट वाज एडेड हेलो, तो ये जो वर्ड है ये भी 42nd अमेंडमेंट में ही आया था, विच वाज इन द ईयर 1976। सर बहुत आवाज आ रही है ना मैम? आपका 2 माइक चालू है और दोनों माइक का इको हो रहा है, एक आपको ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या, एक सेकंड। सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो भी ऐड किया गया था इन द 42nd अमेंडमेंट, एंड सेक्युलर जो वर्ड है वो भी ऐड किया था इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एंड दिस वाज बोथ ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था was happened in the year 1976, happened in the year 1976. Okay, now ये जो सेक्युलर का मीनिंग है, सेक्युलर का मीनिंग लास्ट टाइम भी आई थिंक हम लोग सबने डिस्कस किया था कि सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है। सेक्युलर का सिंपल मीनिंग ये होता है दैट कोई भी धर्म या कोई भी जाति के हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपनी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसी तरह से मिलेगी जैसे सबको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कोई उच्च धर्म का है या कोई नीचे धर्म का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज आप अगर इंडियन सिटीजन हो, एंड इंडिया बीइंग अ सेक्युलर स्टेट, all religions should enjoy equality of status and respect, equal freedom to all religion in India. State has no official language, सॉरी स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया में आकर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा रिलीजन तो यही है या मैं यही रिलीजन, इंडिया का रिलीजन इज हिंदुइज्म। अगर मैं ये बोलूं तो ये गलत है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पे हर कोई रिलीजन के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। सोशलिस्ट वर्ड एंड सेक्युलर वर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, was came in the year came by the 42nd Amendment Act, which was carried in the year 1976. Please remember the word socialist was proposed to be added in the constitution by a particular committee, and that committee is known as Swarna Singh Committee. ओके, नाउ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब जो बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया किसने है? कोई बोल सकता है मुझे? आई थिंक आप सब लोग ने प्रीएम्बल देख लिया ना, रखने आगे रखने की जरूरत है क्या? अगर चाहिए तो वापस कर दूंगी, बट अभी के लिए जरूरत नहीं है। तो प्लीज टेल मी क्या मीनिंग है रिपब्लिक का? बाय द पब्लिक एंड फॉर, बाय द पब्लिक एंड फॉर द पीपल। बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल का क्या मतलब होता है? गाइस एवरीबॉडी सो रहे हो क्या?
ईशा, आर्यन, सौम्या, स्वाति। Constitution is for the people. Yes, Constitution is for the people. But ये Constitution दिया किसने है? हम लोगों ने। तो by the people का मतलब होता है कि ये हम लोगों ने ही दिया है अपने आप के लिए, ठीक है? by the people and for the people मतलब अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी, obviously. तो by the people मतलब this constitution is given by us because ये preamble किसने बोला है? We the people. ये constitution किसने दिया है? We the people. जो first line था मेरी बोर्ड का, I don't know if you are able to see it, but जो first line था मेरी बोर्ड का, we the people मतलब the power is derived from the public. तो republic का मतलब ये होता है कि रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जिस मतलब कि हमने ही हमारे लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स अब हम फॉलो करने वाले हैं। नाउ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट टू एवरी सिटीजन, गवर्नमेंट एंजॉयज लिमिटेड पावर्स, शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इक्वल पॉलिटिकल राइट टू एवरी सिटीजन, क्या मेरे पास और आपके पास वोट करने की अनुमति है? हाँ है, वी कैन वोट। क्या एक एनआरआई को वोट करने की अनुमति है? नहीं, वो वोट नहीं कर सकता है बिकॉज वो यहाँ का सिटीजन नहीं है। सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक है, हम आज की टाइम पे भी अगर इक्वल राइट्स अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो हम उसके लिए फाइट कर सकते हैं। सिंपल सा केस ले लो, वोटिंग का ही अगर मैं केस ले लूं, अगर मुझे किसी ने बोला कि तुम वोट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसको मेरी शक्ल नहीं पसंद है, तो ये कोई रीजन नहीं होता है मुझे अपना हक से बाहर निकालने का। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, सो डेमो का मतलब होता है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिक का मतलब होता है रूलिंग। ओके, डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिक का मतलब होता है रूलिंग। सो हु इंडिया इज रूल्ड बाय whom? By the people of India. Simple meaning, I know it is a bit going again and again and again, but you need to understand these words very nicely because इस पे घुमा फिरा के बहुत questions पूछे जाते हैं। and आर्यन रफीक, खुद को ही रूल्स देना। यस आर्यन, करेक्ट हो आप खुद को ही रूल्स देते हो डेमोक्रेसी में। और आप बेसिकली डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हमें ऐसा है कि भाई मैं प्रेसिडेंट के पास नहीं जा सकती हूँ? नहीं, मैं जा सकती हूँ प्रेसिडेंट के पास। जैसे कि निर्भया केस में हमने देखा था कि जो जेल के कैदी थे, जो उनके जो उनके अक्यूज्ड थे, अक्यूज्ड ने प्रेसिडेंट को एक अपील लिखी थी, भले वाया लिखी थी लेकिन लिखी तो थी ना। तो ये चीज क्या है कि भाई मैं डेमोक्रेटिक हूँ तो मेरे को क्या यूके में अगर मैं क्वीन के पास जाना चाहूँ या मैं क्वीन को कुछ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ? नहीं, मैं क्वीन को नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि वहां पे मोनार्की का रूल है। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, डेमोक्रेटिक रूल है। इसके लिए मेरे लिए प्रेसिडेंट के दरवाजे भी खुले हैं। मैं प्रेसिडेंट को भी अपील कर सकती हूँ, मैं प्रेसिडेंट को भी बता सकती हूँ कि भाई ये देखो मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे को डेथ पिटिशन नहीं चाहिए, मेरे को ये क्या बोलते हैं उसको, डेथ पेनल्टी नहीं चाहिए, पेटिशन नहीं, सॉरी, डेथ पेनल्टी नहीं चाहिए मुझे, तो प्लीज आप इसे रिव्यू करो और अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज मुझे इसमें जस्टिस दो। ठीक है मैम, रिपब्लिक इज नथिंग बट मोनार्की का ऑपोजिट ना? यस यस यस, आप उसको ऐसे अगर समझने के लिए ले सकते हो तो हाँ ठीक है, इट्स द ऑपोजिट ऑफ ये। ठीक है, सो क्या समझा हमने अभी तक? वी द पीपल समझा हमने, विच इज पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पब्लिक। दूसरा हमने ये 5 वर्ड समझा, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। what are these what do these depict? These depict the nature of India. क्या डिपिक्ट करते हैं? the nature of India. तो प्रियम्बल क्या बोलता है, हमारा नेचर कैसा है इंडिया का? कि भाई हम सोवेरेन है, हम सोशलिस्ट है, हम सेक्युलर है, और हम रिपब्लिक है, और हम डेमोक्रेटिक है। ठीक है, ये हो गया आपका
5 वर्ड्स ना। क्या आप सब लोग को ये कॉपी करना है? अगर करना है तो प्लीज कॉपी कर लो। आई होल्ड माय बोर्ड, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ मैम, तो आर्यन प्लीज कॉपी फास्ट। खाली इतना लिख देना, सोवेरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। ये लिखने के बाद लिख देना नेचर ऑफ इंडिया, ठीक है। और सोशलिस्ट में लिखना 42nd अमेंडमेंट 1976, और सेक्युलर में भी सेम लिखना 42nd अमेंडमेंट 1976, और डेमोक्रेटिक में ये लिख देना, डेमो मतलब पीपल, क्रेटिक मतलब रूलिंग। सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स 5:30, आई जस्ट गिव यू टाइम टिल 5:34। फटाफट फटाफट कॉपी करो, 4 मिनट है एग्जैक्ट। मैम आपने भी लास्ट में क्या बोला राइट करने को? ओके, सी द फर्स्ट थिंग, जब आप ये 5 वर्ड्स लिख रहे हो, यू हैव टू राइट दैट इट इज द नेचर ऑफ इंडिया। दीज 5 वर्ड्स डिपिक्ट द नेचर ऑफ इंडिया फर्स्ट। सेकेंड, सोशलिस्ट और सेक्युलर में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 का वो लिखना है। सोशलिस्ट में आपको लिखना है दैट इट वाज प्रपोज्ड बाय स्वर्ण सिंह कमिटी, ये तीसरा हो गया। एंड डेमोक्रेटिक का तो है, बोर्ड पे ही है। ओके ओके, एवरीबॉडी डन। चलो अभी नो, प्रीएम्बल क्या है? व्हाट इज प्रीएम्बल? ऐसे मैंने बताया, प्रीएम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल इज अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ना। जब ये है तो ये हो गया, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये आपका preamble हो गया। Now justice, liberty, equality और fraternity, what do these words depict in the constitution? जैसे मैंने आपको बोला, there is a nature of India which is there in the preamble। same way में justice, liberty, equality and fraternity depict the objectives। what do they depict? Objectives of preamble। what do they depict? Objectives of preamble। लेकिन say for example, अगर मैं हूँ, ठीक है, I am leading a life, I am leading a life, और अभी इस लाइफ में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? What is my objective? मेरा ऑब्जेक्टिव है that you know I lead a good life, I have a good job, मेरे पास अच्छा सा घर हो, मेरे पास अच्छी सी गाड़ी हो। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी के लिए अपने लाइफ के, किसी और के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हो सकते हैं। सेम वे में पर प्रीएम्बल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स में बताते हैं कि भाई इंडिया में हमें किस चीज के लिए काम करना है, व्हाट डू वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर, ताकि इंडिया में सबको सब कुछ, जो मतलब हमने ऊपर तो बड़ी बड़ी बातें कर ली कि भाई हम ये है, हम वो है, हम सेक्युलर है, हम सोशलिस्ट है, लेकिन इस चीज को, इस नेचर को आगे बढ़ा के हाउ आर वी प्रोटेक्टिंग इंडिया? सो ये ऑब्जेक्टिव्स है प्रीएम्बल के और कॉन्स्टिट्यूशन के कि भाई हमें सबको जस्टिस देनी है। तो जस्टिस हम कैसे देते हैं? जस्टिस की अगर मैं बात करूं तो हाउ इज जस्टिस गिवन? तो सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मैं आपको बोर्ड बाद में दिखाऊंगी, सो डोंट वरी गाइस, आपको मैं राइटिंग का टाइम दूंगी, ठीक है। तो सोशल का मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? कैन समबडी टेल मी व्हाट डू यू मीन कि भाई अगर मैं जस्टिस, किसी को सोशली जस्टिस देना चाहती हूँ, तो हाउ कैन आई गिव समबडी जस्टिस सोशली? कैन समबडी टेल मी प्लीज?
social need to be fulfilled of people. Social क्या? Social मतलब what social need to be fulfilled? Equality, food, job, etc. आर्यन, आर्यन आप सही हो. इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट नहीं बच्चा, फंडामेंटल राइट नहीं आता है. फंडामेंटल राइट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक. आप इसमें फंडामेंटल राइट का कुछ ये नहीं बोल सकते हो. सो फंडामेंटल राइट क्या है? अरे सॉरी, सोशली जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई सोशली जस्टिस का तो ये सब हम नहीं कर सकते हैं. दिस इज वन थिंग. ओके, दूसरा है इकोनॉमिकल. हाउ डू यू से कि मेरे को इकोनॉमी किसी को जस्टिस देनी है? अगेन प्लीज स्टार्ट रिप्लाइंग गाइस. इकोनॉमिक जस्टिस की मैं क्या बात, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या होता है? मैम मेरा नेटवर्क इश्यू, मैंने सुना नहीं. नथिंग आर्यन, यू वर करेक्ट. आप बराबर थे. सोशल का जो आपने बोला था वो बराबर था. दैट वी हैव टू डू अबॉलिशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी. मैम इसके पहले वापस बोलो, इसके पहले वापस. अच्छा मैंने कुछ नहीं बोला गाइस. सोशल में खाली मैंने इतना बोला कि आपको अबॉलिशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी करनी है. लड़की बड़ी है, लड़का बड़ा है, लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता है, ये कास्ट के लोग ये कर सकते हैं, ये कास्ट के लोग ये नहीं कर सकते, ये सब हम नहीं बोल सकते हैं. ओके, इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? प्लीज टेल मी. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमिक. एक्सप्लेन मी द टर्म इकोनॉमिक डियर. इकोनॉमिक लेवल पे स्वाति क्या क्या बातें होती है? इकोनॉमिक लेवल पे बातें होती है. अगर आज की मैं अगर बात करूं, क्यों क्यों गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक में, क्यों गवर्नमेंट ने दारू की शॉप्स खोल दी थी? क्यों गवर्नमेंट ने कपड़ों की शॉप्स नहीं खोली? क्यों गवर्नमेंट ने मॉल्स नहीं खोले? क्यों गवर्नमेंट ने रिक्शा, टैक्सी वो सब चालू नहीं किया, ट्रेन चालू नहीं किया? मैम मैंने वही बोला, मनी रिलेटेड जस्टिस. यस यस डियर, आई गेट इट ईशा. आई एम टॉकिंग टू अदर्स. टैक्स ज्यादा मिलेगा. एग्जैक्टली आर्यन. सो I agree to. Thank you for everybody for replying. But as I'm saying, economic justice, as said by Isha, yes, it is money related, and मतलब basically there should be proper distribution of goods equally. ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कोई चीज ज्यादा उग रही है तो हमने क्या किया, हमारी महाराष्ट्र स्टेट में पैसा लाने के लिए हमने, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट एनीबॉडी, बट हमने क्या किया, हमने महाराष्ट्र स्टेट में कुछ पैसा लाने के लिए हमने बाहर के जो स्टेट्स है या बाहर के जो स्टेट्स है इंडिया में, उन लोग को बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पे तो ये उगा ही नहीं है या ये बना ही नहीं है. तो उसकी वजह से क्या होता है, बाहर जो है डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है. फाइनली क्या होता है, डिमांड एक पॉइंट पे आती है, बढ़ जाती है, तब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं बस अब ये चीज अगर हमने 100 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए में भी बेची तो भी लोग लेंगे, बिकॉज इट इज एन असेंशियल कमोडिटी.
तो जब मैं ये करती हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक जस्टिस, आई एम नॉट डूइंग इकोनॉमिक जस्टिस। जो असेंशियल कमोडिटीज है, जैसे कि कोई भी टाइप का गुड्स ले लो, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। एंड दूसरा, दैट देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं गरीब गरीब बनते जा रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है यहाँ पे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दिस, कि अमीर अमीर बनते जा रहा है और गरीब गरीब बनते जा रहा है। कितने बिजनेसमैन थे जब जीएसटी का जब ये नोटबंदी का ये चल रहा था, कितने लोगों को कितना प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कितने लोगों के पास ब्लैक मनी था। तो वो ब्लैक मनी वो लोग नॉर्मल यूजुअल डेज में यूज कर लेते हैं जो भी, लेकिन उसका कहीं एंट्री नहीं आ रहा है। तो बेसिकली जब एंट्री नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आर्यन ने बताया कि टैक्स ज्यादा टैक्स बच जाता है उन लोग का। ठीक है, जब टैक्स बच जाता है तो क्या होता है, ये सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं कि भाई अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। ठीक है, ओके। नाउ ये बिजनेस वाले लोग टैक्स बचा सकते हैं, सर्विस करने वाले लोग टैक्स नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि उनका जो भी आता है उनका सब कुछ चेक में आता है, सैलरी स्लिप में आता है। तो सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम प्योर होता है। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमिक जस्टिस। नाउ देयर इज वन मोर वर्ड कॉल्ड एज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस सिंपल है कि वोटिंग राइट्स नहीं दिए। ठीक है, जब मैं वोटिंग राइट्स नहीं देती हूँ, विच मीन्स कोई भी रीजन ले लो, कोई भी XYZ रीजन ले लो, अगर मैंने कभी किसी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए, आई कैन नॉट टेल समबडी कि यू कैन रन फॉर प्रेसिडेंट और यू कैन नॉट रन फॉर प्राइम मिनिस्टर और यू कैन डू एनीबडी कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। इफ आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, आई कैन, जो मैं नहीं बनना चाहती, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है और या तुमको या आर्यन को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो वो बन सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, नाउ ये हो गया आपका जस्टिस। इज एवरीबडी क्लियर? नाउ ये हो गया जस्टिस। नाउ टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। हाँ मैम, मुझे बनना है। ओके आर्यन, तो बन जाना, पहले लॉ सही से सीख लो। ओके, तो क्या बात कर रहे हैं हम, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है, अच्छा, कैन समबडी टेल मी व्हाट लिबर्टी मींस? क्या होता है लिबर्टी का मीनिंग? ओके, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्री। ओके, सो ओके, लिबर्टी का मतलब ये तो होता है, लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्रीडम दी जा रही है विद रिगार्ड्स टू एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ या वर्शिप, ये सारी चीजों के लिए हमें फ्रीडम दी गई है। लेकिन अगर मैं ये आपको बोलती हूँ कि लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, I want to know the meaning of the word not absolute. What do you mean by the word not absolute? यहाँ पे लिखा गया है लिबर्टी में कि, सॉरी, प्रियम्बल में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसे पूछा जाता है कभी कभी इन क्वेश्चंस कि इज लिबर्टी एब्सोल्यूट और नॉट एब्सोल्यूट? ओके, तो आपको यस या नो में या जो भी ऑप्शन दिए है उसमें आपको सिलेक्ट करना है। Like we have certain restrictions. Okay, so yes, correct, partly. So not absolute, it is not absolute. Liberty is not absolute, it is qualified. Liberty is not absolute, it is qualified. Now law will define what you will do and what you will not do. This is liberty. अगर मैं तुम लोगों को करंट एग्जाम्पल दूं, not perfect, no, it's not perfect, no, it is not absolute. I know it is not absolute. So yeah, thank you. Okay guys, pay attention everybody. So लिबर्टी की मैं अभी बात करूं, क्या इस पैंडेमिक में जब लॉकडाउन आया, कहाँ गई थी हमारी लिबर्टी? क्या हमसे हमारी लिबर्टी छीन गई थी? हाँ, छीन गई थी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 लगा दिया था कि अगर 4 लोगों के अलावा, या पेट्रोलिक लगा दी गई थी हर जगह, क्योंकि कि अगर हम बाइक पे 2 जन है या गाड़ी में 5 जन है, तो भाई हमें रोक रोक के पूछा जाता था कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कोई काम है? अगर कोई काम नहीं है तो डंडे पड़ते थे, लोगों को डराया जाता था।
ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, अभी भी ये चीज हो रही है कि भाई अगर तुम 2 किलोमीटर से दूर अगर तुम कहीं गए तो तुम्हारी गाड़ियों को जब्त किया जाता है या व्हाटएवर, ओके, फाइन देना है इफेक्टिव वहां पर 2 है तो, यस करेक्ट सुमया। सो ये सारी चीजें होती रहती थी, तो इजंट दिस लिबर्टी, हमारी लिबर्टी तो हमसे छीन गई। सो लिबर्टी को क्यों बोला गया है दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि लॉ बताएगा कि तुम्हारे पास कितनी लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब मैं ये नहीं ले सकती हूँ कि मैं चाकू लेकर घूम रही हूँ, जो जब मर्जी आए जिधर आए चला दिया मैंने किसी के भी गर्दन पे, ये लिबर्टी नहीं है। लॉ ने बोला है कि तुम लिबर्टी ले हो, तुम लिबर्टी में तुम कहाँ तुम जो करना चाहो तुम करो, लेकिन ऐसे चाकू लेकर मैं कहीं पे भी गई और किसी को भी गर्दन पे घुमा दिया चलते फिरते तो ये चलेगा नहीं। लॉ इज रिस्ट्रिक्टिंग मी ऑन दैट। Law is restricting people was restricting people during lockdown, that you cannot go out unless and until you do not have anything important to do। हाँ, अगर कोई इंसान मर रहा है और अगर आप बाहर गए और वो आपके रिलेटिव है, ठीक है आपको जाना चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है आपको जाना चाहिए। अगर आपको कुछ असेंशियल घर के खाने पीने की चीजें लेनी है और अगर आप निकले हो तो यस आपको जाना चाहिए। तो ये क्या है, मास्क लगाना हमारे लिए कंपलसरी बन गया है, क्योंकि अगर नहीं लगा रहे तो मुझे नहीं लगाना, ये मेरी लिबर्टी है, मेरी मर्जी, मेरे को कोरोना वायरस हो ना हो मेरे को देखना है ना। तो लॉ बोलता है नहीं भाई ये लिबर्टी नहीं है तुम्हारी, दीज आर द रूल्स। तो लॉ डिफाइन करती है कि तुम क्या करोगे और तुम क्या नहीं करोगे। इसीलिए लिबर्टी में बोला जाता है दैट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मतलब कुछ कुछ चीजें तुमको दी है लेकिन विद टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे हम कोई गूगल में जब भी हम एंटर करते हैं या ईमेल आईडी एंटर करते हैं, जो भी जब भी हम कुछ करते हैं तो नीचे छोटा सा बॉक्स आता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस वो रिस्ट्रिक्शंस है जो लॉ ने हम पे लगाया हुआ है। ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर? तो आई मूव फॉरवर्ड। If you all are not clear, you all can just raise hand or ask me questions whenever you all want to. Okay, now equality का मतलब क्या होता है? equality का सिंपल मीनिंग है आर्टिकल 14 to 18 में दिया है भाई, इकोनॉमिक इक्वालिटी दो जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया, और पॉलिटिकल इक्वालिटी दो जो भी हम लोग ने पहले डिस्कस किया। Political equality is with respect to voting rights. Economic equality is with respect to rights wherein there should be no concentration of wealth and that the goods in the country should be distributed equally amongst all. Okay, ये चीज हो गई। दूसरा है फ्रेटर्निटी, सॉरी चौथा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का सिंपल मीनिंग होता है भाईचारा। भाईचारा मतलब फीलिंग ऑफ कॉमननेस, कंसर्न एंड केयर। जस्ट बिकॉज कोई सामने वाला मुस्लिम है या जस्ट बिकॉज कोई सामने वाला हिंदू है डज नॉट मीन कि मैं उसको बोलूं भाई तू ऐसा तू वैसा। नो, डोंट डू दिस। इंडिया ये प्रमोट नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रमोट नहीं करता है। दैट इज द रीजन वाई कभी भी कोई भी इंसान किसी के जात या किसी के धर्म के अगेंस्ट बोलता है तो उसे लॉ पनिश करती है। क्यों? क्योंकि देयर इज दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी जो हमें बढ़ाना है आगे। हाँ, अभी भी हो रहा है एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट ये जरूरी नहीं है। This is what our constitution is trying to tell us, that please stop doing it. Just because कोई किसी और धर्म का है या कोई और जाति का है does not mean कि आप उसको तुच्छ मतलब छोटा बिलीव करवाओ। No, जरूरी नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए because the constitution does not promote it and India promotes fraternity, मतलब they promote a sense of brotherhood between with everyone, with everybody. Okay, ये हो गया आपका fraternity. Now, unity and integrity. Now, what do you mean by unity and integrity? Can somebody tell me? Fraternity system of single citizenship, na? Hai? To be united. Sumaya, yes. Isha, yes. Swati, fraternity system of single citizenship, na? No, Swati, fraternity does not mean it is nothing related to single citizenship. No.
द वर्ड मीन्स दैट आप किसी के धर्म या किसी के रिलीजन के, सॉरी धर्म रिलीजन एक होता है, सॉरी धर्म या किसी की जाति के ऊपर नहीं जा सकते हो, एंड यू हैव टू ट्रीट एवरीबडी इक्वल। अब मैं कचरे वाली को ले लूं और मैं अपने आप को सुपीरियर समझू और मैं कचरे वाली को बोलूं अरे चल तू तो कचरे वाली है, क्यों? वो कचरे वाली है तो क्या हुआ, उसका काम है, वो काम कर रही है ना, ही शी इज डूइंग हर वर्क, आई कैन नॉट ट्रीट हर लाइक दैट। एंड अगर मैंने उसके साथ ऐसा किया देन शी कैन कंप्लेन अगेंस्ट मी। स्वाति, एम आई क्लियर? डू यू हैव? ओके स्वाति, ओके ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी? यूनिटी का मतलब तो सबको पता ही है, आई एम वेरी श्योर, बट डू यू नो व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? To allow everyone to participate. Okay. इंटेग्रिटी का ना सिंपल मीनिंग में बताती हूँ गाइज आप लोगों को। इंटेग्रिटी का मीनिंग होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत। ठीक है, अगर कोई तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलता है तो तुम्हारी इंटेग्रिटी इससे कम होती है। कोई इसीलिए ना बड़े बड़े केसेस होते हैं जब भी कोई डिफेमेशन मतलब किसी के इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना, किसी के कैरेक्टर पे सवाल उठाना। कि मैं अगर उठ के ये बोल, कोई उठ के मुझे ये बोल दे कि ये स्नेहा मैम जो है वो बच्चों को लॉ गलत सिखाती है और उसको कुछ आता नहीं है और उसकी जो डिग्रीज है वो भी फेक है, तो अगर मेरे मेरे को किसी ने ये बोला है तो मेरे गुडविल पे एज अ टीचर मेरा गुडविल खराब हो रहा है, और मेरे गुडविल खराब होने की वजह से आई एम हर्ट, मेरे को डिफेमेशन हुआ, मेरे को प्रॉब्लम हुआ, एंड दैट इज अरे आर्यन, मैं एग्जांपल दे रही थी, किसी ने जेन्युइनली नहीं बोला ये, तो थैंक यू आर्यन भट्ट। तो ये जो मैं बोल रही थी, तो ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ इसमें कि कोई मेरी इंटेग्रिटी बेसिकली, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बेसिकली मतलब कि मुझे एक साथ मिलकर सबको आदर से सत्कार से सबके साथ आगे बढ़ना है और एक देश को चलाना है। ओके, सिंपल। ओके, ये हो गया आपका यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अगेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी गाइस प्लीज रिमेम्बर, प्रियम्बल में ये वर्ड्स जो है वो भी 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड किया था इन द ईयर 1976। ये जो वर्ड्स है वो भी 42nd प्रियम्बल में 3 या 4 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सारे के सारे 42nd अमेंडमेंट 1976 में ही ऐड किए गए हैं। ये आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, या जो समझना है समझ लो, प्लीज ये डेट को भूलना मत, प्लीज ये अमेंडमेंट ईयर को भी मत भूलना। कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट socialist, secular, and unity and fraternity. Yes, Sumaya, right. Socialist, secular, unity, fraternity. चारों words 42nd amendment in the year 1976 में add किए गए हैं. Okay, am I right? Am I correct? Sorry, am I? Is everybody clear? Then I shall move forward. Yes. Okay. ठीक है, ये आपको कॉपी करना है तो फटाफट कर लो जिसको करना है वो। थोड़ा हैंड राइटिंग का इश्यूज है, प्लीज एडजस्ट कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। ओके ठीक है,
दिखाई दे रहा है सबको? आर्टिकल 368 लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। कोई बता सकता है क्या है आर्टिकल 368? सिखाया हुआ है, इसके लिए पूछ रही हूँ। I know to change the preamble वाला something. बेसिक, ओके, बेसिक किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। सुमया, सिंस आपने बताया स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी आंसर मी, अनम्यूट करके करो या लिख के करो, जो भी जैसे भी करना है। टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्यन, तुम तो गूगल से नहीं देखते, तुम बताओ मुझे, अनम्यूट करो अपने आप को। मैम प्रिएम्बल चेंज नहीं होगा। इतने टाइम से क्या तुम ढूंढ रही थी सुमया? नहीं मैम, मैं ऐसे सोच रही थी क्या बेसिक स्ट्रक्चर प्रिएम्बल है या उसके अंदर के वर्ड इम्पोर्टेंट है। वो तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, तुमने सी आई वांट टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर। अगर मुझे कोई पूछे भाई कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगी? प्रिएम्बल। फॉरगेट इट, प्रिएम्बल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या जवाब दोगी? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? प्रिएम्बल डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, मेरा क्वेश्चन गलत था आपसे। हम प्रिएम्बल डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रिएम्बल में अगर मैं ये बोलूं कि प्रिएम्बल का स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या आंसर आएगा उसमें? सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ऑल दिस थिंग, वो सब आएगा। हाँ, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ प्रिएम्बल। तो कल अगर उठ के समझो कोई राजा महाराजा आ गया, यूके की क्वीन यहाँ आ गई, तो क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक रहेगा? हाँ। अरे यार, यूके की क्वीन यहाँ पे आके रूल करने लगी, रूल करेगी तो फिर डिफरेंट थिंग है, बट वो रूल कैसे करेगी मैम? हम लोग ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। वो वर्ड्स कौन से वर्ड्स आर्यन? सुमया, you are talking, see that is why in the start guys I explained you all कि sovereign, socialist, democratic ये सारे नेचर्स है जो शायद कभी चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस नहीं, एग्जैक्टली, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस, लिबर्टी। हमारा नेचर चेंज हो सकता है। पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, अभी मैं नॉर्मल हूँ। हाँ, चेंज हो सकता है। करेक्ट? यस। मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। व्हाट इज माय स्ट्रक्चर? मेरे पास 2 आंख है, 1 नाक है, लिप्स है और 2 कान है। क्या मेरा ये स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है? मैं कल उठ के बोलूं नहीं यार मेरे को प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, मेरे को नाक अभी यहाँ पे चाहिए, कान अभी यहाँ पे चाहिए। कैन आई डू दैट? नो, आई कैन नॉट डू दैट। दैट इज नॉट माय स्ट्रक्चर, that is my what I can change. Sovereign, socialist, democratic, republic are my nature. ये मेरा नेचर है, मैं नेचर चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना स्ट्रक्चर, मैं अपना ऑब्जेक्टिव जो है, अपने ह्यूमन बीइंग का एक ऑब्जेक्टिव है, वो बोल सकता है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो स्मेल कर सकता है। ये ऑब्जेक्टिव कोई चेंज नहीं कर सकता है unless and until he is physically impaired. I am talking about I am just giving you example so that you people understand. ये नेचर आई कैन चेंज। कोई अगर मुझे पूछे कि भाई स्ट्रक्चर क्या है प्रिएम्बल का, तो प्रिएम्बल का स्ट्रक्चर है उसके ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके मैम। ओके, नाउ सो आर्टिकल 368 बोलता है कि भाई आर्टिकल 368 में ये बोला जाता है कि तुम प्रिएम्बल में कुछ भी चेंज करो, लेकिन तुम प्रिएम्बल में कभी भी उसके ऑब्जेक्टिव्स को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है? तुम कभी भी प्रिएम्बल में ये नहीं बोल सकते हो कि आई थिंक कि आज से हम इक्वालिटी का जो ये ऑब्जेक्टिव है प्रिएम्बल में वो हम हटा देंगे। नहीं, इंडिया इज नोन फॉर इट्स ऑब्जेक्टिविटी। इंडिया, अमेरिका इज नोन फॉर इट्स ऑब्जेक्टिविटी, कि वहां पे भी वो चीजें है
ठीक है. सो ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल 368 ये बोलता है कि यू कैन चेंज एवरीथिंग इन द प्रीएम्बल, but you cannot change the basic structure of the preamble. And what is that basic structure of the preamble? That basic structure of the preamble is justice, equality, fraternity and unity and integrity. ठीक है. तो ये हो गया आपका आर्टिकल 368. नाउ प्लीज रिमेम्बर, इससे मिलते जुलते दो केसेस हैं आर्टिकल 368 से. द फर्स्ट केस इज केसावन, सॉरी, द फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद, सॉरी शंकरी प्रसाद. हाँ, वो केस भी है, बट एक और केस है विच इज known as which is the most famous case, which is known as Kesavananda Bharati versus the state of Kerala. ये शंकरी प्रसाद का केस हुआ, गोलकनाथ का केस हुआ, ये सारे केसेस एक लाइन बाय लाइन होने लगे. बट यहाँ पे जो मेन डिसीजन आया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और कौन इसे चेंज नहीं कर सकता और क्यों चेंज हो सकता है और कब चेंज हो सकता है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो ये आर्टिकल जब भी आया, ये केसावनंदा भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला में डिसाइड हुआ था. ये मैटर डिसाइड हुआ था, मैटर मतलब कि भाई ये जजमेंट आ गया था और ये जजमेंट सब पे लागू होना शुरू हो गया था इन दिस केस. ओके, तो ये केस का सिंपल मैं आपको शॉर्ट समरी बता देती हूँ. तो केरला गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था टू कंट्रोल रिलीजियसली ओन्ड प्रॉपर्टी. मतलब गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टीज थी, वो गवर्नमेंट ने बोली कि भाई ये तो रिलीजियस है, अगर रिलीजियस प्रॉपर्टी है तो मतलब गवर्नमेंट की हुई. तो ये जरूरी नहीं है. आज अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, कल उठ के मैंने उस पर मंदिर बना दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो गई. जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये प्रॉपर्टी अभी भी मेरी है और मेरे नाम पे ही है. just because it is being used for a religious purpose does not mean that ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, तो बहुत कुछ हुआ. 13 बेंचेस 13 जजेस के बेंच बैठे थे, मतलब एक साथ 13 जजेस बैठे थे इस केस को डिसाइड करने के लिए. ओके, और इसकी हियरिंग चली थी कुछ 68 डेज तक. अराउंड 68 डेज तक इसको इस केस को हियर किया गया और 13 जजेस की बेंच जो थी वो बैठी थी एक साथ. और उसमें से 7 और 6 की मेजोरिटी आई थी. मतलब 7 जन की मेजोरिटी थी और 6 जन इसके अगेंस्ट थे. और मेजोरिटी में यही डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट कुड अमेंड और कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द बेसिक स्ट्रक्चर cannot be altered. Okay, the basic structure cannot be altered. Independent judiciary है, parliament system free, मतलब basically क्या हो गया कि ये डिसीजन आ गया, ये decision लागू लगा from the case केसानंद भारती versus the state of Kerala. Am I clear? समझ आ गया? Please, this can be asked in your exams. Kesavananda Bharati was the state of Kerala. I'm going ahead, guys. I am not getting realized. I just go ahead. Okay. So ये हो गया आपका preamble. तो कुछ चीजें guys, वॉइस देखो, गाड़ी हाँ मैम, वॉइस देख. ओके गाइस, I'll start again. के बारे में ही आपको क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ and want everybody to reply. So please be fast and want to unmute us, and that is better so that it's not everybody please unmute yourselves. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है.
मैं कुछ नहीं समझा कि वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस मैम। सो मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। हो गया सर, हो गया। आपने आई थिंक मुझे आने दिया। हाँ, हाँ अभी हो गया। हो गया क्या? अभी हाँ मेरा हाँ सुनाई दे रहा है? अभी क्या आवाज अभी भी हाँ, ब्रेक हो रही है? नहीं नहीं प्रॉपर वॉइस है। ओके सर, ओके। कि अभी मेरा प्रीएम्बल हो गया है, ठीक है। मैं अभी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज अनम्यूट देमसेल्व्स एंड फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर राउंड। हम यार the questions that could be probably asked in your exam. So I request everybody to unmute themselves and so that we can finish this question answer round, and we can go ahead with the portion, please. And I want everybody to give answers, huh? Everybody. Aryan, Swati, Isha, Sumaya, everybody. Chalo, we'll start. Okay, so tell me, the preamble of Indian Constitution reflects the dash and the spirit of the Constitution. What does it reflect? My voice is breaking. No, Aryan, your voice is not breaking. Please unmute yourself and start giving answers. Or at least start typing. If you get time to type this, then you should be typing the answers. Please repeat the question, ma'am. Okay, now I'm repeating it once again. The preamble of Indian Constitution reflects the dash and the spirit of the Constitution. Ma'am, is there any option? No, there is no option, Sumaya. Isha? Thinking, ma'am. बताइए. Option, ma'am. Option है. Okay. Option है channelizing tool, basic structure. Basic structure. Basic structure? Yes. You sure? Yes, ma'am. Okay. Aryan, Isha? Sure. Swati? अब पूरा तो सुनने दे सुमया. आर्यन, तुम लिखने में स्लो हो, तुम सुनने में स्लो हो, तो मैं क्या करूं? अभी लिख के दूं? बहुत टाइपिंग करता है वो. Isha, I'm not able to hear you. Your voice is very low.
Now, hello. Swati, please give answers. Okay, so now I will continue with the next question. The preamble acts as the preface of the Constitution of India and lays down the fundamental value and dash. The fundamental values and duties. No. Preamble में duties कहाँ लिखी हुई है? Fundamental values कौन सी है? Ma'am, can you Fundamental repeat values. the question? हाँ. The preamble acts as a preface of the Constitution of India and lays down the fundamental value and dash. Directive principle. है? No, not directive. Sorry, ma'am. Rights. Preamble does not explain rights, duties, and directive principles. They don't. Preamble gives us something else. What is it? Ma'am, is there any option? Isha, no. Political power, no. It's a half answer. It's not the correct answer. Okay, the options are तुम लोग के लिए साला मेरे को पेपर बनाना पड़ता है सर बैठे बैठे. क्या बताता है प्रीएम्बल? क्या? ओके, टेल मी वन थिंग. कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रीएम्बल क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? मैंने बताया था कि प्रीएम्बल इज अ समरी. तुम जब भी कोई नॉवल खोलते हो तो तुम जब उसका प्रीफेस तुम जब पढ़ते हो तो तुम्हें उससे क्या मिलता है? एक आइडिया मिलता है. आइडिया मिल जाता है. यस. सो व्हाट डज Set of rules. तो प्रीएम्बल क्या बोलता है? फिलोसॉफिकल आइडियाज बताता है. व्हाट डू दे डू? फिलोसॉफिकल आइडियाज बताता है. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, political justice interruption. Hi. Okay, now, Aryan, unmute yourself and explain me what do you mean by democratic. Aryan, fast. You have told this before, ma'am. Yeah, I know. I've told this before. ऐसा मत करो. अरे क्या मैं कर रही हूँ? Aryan, unmute yourself and tell me what does democratic mean. Ma'am, may I? Yes, Isha, tell me. Demo means people and critic means people of India. No, Cratic. critic means ruling. Acha, ruling. हाँ, demo means people, but cratic means ruling. Okay. Swati, do you want to say something? Same answer. Demo means people and cratic means ruling. Okay, Swati. Aryan, आपने सबका सुनने के बाद बोला. ठीक है. Anyways, now, Isha, can you explain me what do you mean by republic? Republic means by the people, for the people. Correct. Yeah. Sumaya, explain me what do you mean by secular? Secular means means in India there is no religion. We can accept any religion. No official religion. Yeah, Correct, no correct. official religion. Swati, can you tell me what do you mean by socialist? Swati? Yes, ma'am. Yeah, tell me what do you mean by socialist? जो भी टॉपिक होता है इसको इग्नोर नहीं करना है, जो प्रीएम्बल में राइट किया है. Okay. Swati, क्या मैं socialist को ये बोल सकती हूँ that it also means that a country is being a socialist country, we are always working for the betterment of the people, true or false? हम रिटर्न करना कैसे? क्या? रिटर्न बोलना एक बार. वापस बोलो एक बार. अच्छा, can I say that I being a socialist country, India being a socialist country, can I say that India always works towards the betterment of the people? Yes. Tell me whether it is true or false. True. True. Hey, Sumaya,
Sorry. Swati, true, right? So, Yes, Swati, ma'am. जैसा आपने बोला, whenever you are explaining secular, you have to say that when we work towards the betterment of the people. Social. Basically, equality, inequality को हटाना, ignorance को हटाना, सबको रोटी कपड़ा मकान देना. Okay, फ्रीडम that is होता है what we. सबको, And poverty. सेक्युलर. हाँ, poverty को भी हटाना, ठीक है? हाँ. Now, okay. What do you? The preamble was adopted with the Constitution in the Constituent Assembly, and it came into effect on dash. Tell me the. 1976. है? Yay. Added by 42 amendment in 1976. Preamble को 42nd amendment में ऐड किया था. No, sorry, वो तो socialist add हुआ था. Sorry मैम. ये भी ऐड हुआ था सेक्युलर से. हाँ, वो सब ही, मतलब वो 4 वर्ड कुछ है ना, वो सब. हाँ. बट आप कुछ और पूछ रहे हो. सॉरी मैम, क्या पूछा आपने? वो Preamble. डेट. आर्यन ने जवाब दे दिया. मैं नर्वस हो जाता हूँ मैम. कुछ भी आर्यन, डोंट इरिटेट मी, प्लीज स्टार्ट गिविंग आंसर्स. November 26 क्या डेट? आर्यन टेल मी द ईयर. यू आर राइट. 1949. मेरे टाइप करने से पहले ही लिख देते लोग मैम. हाँ, तू यही बोल. तू आर्यन यही बोल. तेरे को क्वेश्चन पूछने में तू कभी ये नहीं बोलता है. तेरे को ये सब बोलने होता है. Okay. Now, it came into effect in the year 1950. हाँ, correct. Sorry. 26 कब Jan आया था? 1950. Guys, Constitution effect में कब आया था? You are not 26 listening Jan to me properly. 26 Jan 1950. Yes. ठीक है. हाँ. अभी Constitution कब भी effect में आया था? 26 Jan. 26 Jan. Why you, Isha? Why you confused? अभी मैं पूछूं preamble या preamble अलग नहीं है Constitution से. Constitution and preamble are the same. They are part of each other. जब भी preamble आया था तभी Constitution आया था. जब Constitution आया था तभी preamble आया था. तो डेट दोनों की एक ही हो जाएगी. अब मैंने अगर पूछा आप लोगों से कि adopted and enacted कब हुआ था preamble, तो आप क्या बताओगे? कौन सी डेट लिखोगे? 26 November 1949. Correct. Okay, so don't get confused. दूसरा है, okay, what are the national goals of preamble for every citizen of India? Tell me. Options. क्या options? कोई options नहीं है इसमें. Options क्या दूँ? National goals. Sovereign, socialist, secular, democratic या फिर justice, liberty, equality, fraternity, unity and integrity. Justice for. आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रही हूँ. Are you sure? Yeah. आर्यन, क्या गोल है प्रियम्बल का? मैम वो तो पता नहीं. क्यों पता नहीं? इक्वालिटी. सिर्फ इक्वालिटी का ही गोल है? नहीं, और भी है, लेकिन वो मिस वही ना, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. हाँ, तो सब बोलो. ओके, तो सबका ये गोल क्या है? तो ये है ऑब्जेक्टिव गोल. ये सब आ गया, बराबर है. नाउ आर्यन, don't unmute yourself. Secular was added in which amendment? 42nd. Year बताओ. 1976. ओके. और कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे स्वाति? स्वाति, मेरे को आता है मैम. हाँ पता है मुझे, इसलिए नहीं पूछना तेरे को. स्वाति. अरे मैम आता है तो आप नहीं. चलिए, सेक्युलर एंड यूनिटी फ्रेटर्निटी. 42nd फ्रेटर्निटी. इंटीग्रिटी अमेंडमेंट ना मैम. तो माया, प्लीज कीप क्वाइट. यस मैम. स्वाति बताइए. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना मैम, 1976. 42nd, yes correct. 42nd अमेंडमेंट 1976 में
कुछ 4 वर्ड्स को हमने प्रियम्बल में ऐड किया था. वो 4 वर्ड्स कौन से हैं? Socialist, secular, हाँ, करेक्ट. integrity. He's turning the page. एंड No, ma'am. सुमया. Sorry, Sumaya ma'am. is the teacher. इंटेग्रिटी और स्वाति और एक वर्ड बोलो जल्दी. Fraternity. नो स्वाति. यूनिटी. यूनिटी, इंटेग्रिटी, Sovereign. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. चलो, अभी ये सब हो गया. ओके, tell me this: the people of India elect their governments at all levels, such as union, state, and local, by a system of dash. System of dash. Options. By a Voting. system of secularism, socialism, universal adult franchisee, or justice. Universal adult franchise. आर्यन, क्या लगता है आपको? Are they right? Yes, we are. मैम पता नहीं. आर्यन को कुछ नहीं पता होता है Wrong, मैम wrong. को. हाँ, बस Wrong है ये लोग. research करने आते हैं इतने बड़े बड़े. आर्यन, Miss यूनिवर्सल wrong है ये अडल्ट लोग. फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? पता नहीं मैम, देखना पड़ेगा. हाँ, तो देखो और बताओ. अभी हाँ, अभी. लास्ट टाइम ही पढ़ाया था second मैम ने है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के परसों बारे ही में. पढ़ाया था. लास्ट टाइम ही पढ़ाया था. Right. All right. स्वाति, आर्यन. क्या आप बता सकते हो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? मैं बताऊँ. नहीं, सुमया चुप. ईशा मैं चुप. मैम राइट टू वोट. ओके, ठीक है. तो राइट टू वोट to all adult citizens हाँ, तो regardless of अडल्ट wealth, कब बनते हैं income. हम इंडिया में? इंडिया में हम अडल्ट कब बनते हैं? 21 and 18. 18. अरे यार सुमिया कुछ 21 is boys and 18 is girls. यस, स्वाति करेक्ट. सुमया थोड़ा चुप ना. Yes, ma'am. Sorry. सुमिया का माइक बंद कर दो. उसको आंसर है तो वो एक्साइटेड हो जाती है. Now everybody quiet. Now we are going to start with the third chapter, and that is about citizenship. ठीक है? इसका my God. एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं देने वाली हूँ आपको. अच्छे से सुनो और सब अभी म्यूट पे चले जाओ. Okay, ma'am. Now, citizenship. कैसे ये सिटीजनशिप हम अक्वायर कर सकते हैं? तो अगर आपने नॉर्मली सुना होगा कि अगर मुझे अमेरिका जाना है तो लोग मुझे बोलते हैं, अच्छा तेरे पास ग्रीन कार्ड है, तू अमेरिकन सिटीजनशिप है तेरे पास. तो ये क्या है ये ग्रीन कार्ड? हाउ डू वी गेट दिस सिटीजनशिप इन इंडिया? ये तो बात हो गई अमेरिका की ग्रीन कार्ड को लेकर, लेकिन हाउ डू वी गेट सिटीजनशिप इन इंडिया? ये कैसे मिलती है? तो इंडिया में सिटीजनशिप 2 चीजों से मिलती है. एक होता है बाय ब्लड और एक होता है बाय बर्थ. ओके, नाउ बाय ब्लड को हम बोलते हैं जस सैंग्विन्स और बाय बर्थ को हम बोलते हैं जस सोली. ओके, नाउ देयर इज वन एक्ट particularly which is which is assigned to decide whether a person is a citizenship of does have a citizenship of India or no, and that act is known as Citizenship Act 1955. Okay, now Article 5 to Article 11 will decide कि भाई
क्या तुम इंडिया के सिटीजन हो या तुम इंडिया के सिटीजन नहीं हो। नाउ जब ये बात मैं करती हूँ तो इंडियन सिटीजनशिप बनने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। So first I will start by discussing it with article तो ड्यू टू पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग। तो जब ये माइग्रेशन स्टार्ट होने लगा, जब ये सब लोग यहाँ जाने लगे, कुछ लोग यहाँ जाने लगे, तो कुछ लोग बोलने लगे हम तो पाकिस्तानी, कुछ लोग बोलने लगे हम तो हिंदुस्तानी। तो ये कौन डिसाइड करता है, कहाँ से आता है ये वर्ड और कैसे करे। तो इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू डिसाइड देयर टेरिटरी कि भाई ये इतना जो पार्ट है, इतना सपोज से फॉर एग्जाम्पल इतना, ये इंडिया का पार्ट है और अगर तुम इस टेरिटरी में हो तो तुम इंडियन सिटीजनशिप कहलाए जाओगे। नाउ आर्टिकल 5 क्या बोलता है, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेज दैट सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। नो क्या है ये डोमिसाइल। डोमिसाइल जैसे अभी डोमिसाइल भी एक एक्चुअल क्या ओ सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, जो भी इंडिया में रहता है उसके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि वेयर अ पर्सन हैज अ परमानेंट हाउस। अगर मेरे पास डोमिसाइल है मतलब कि मेरे पास इस कंट्री में या इस स्टेट में मैं परमानेंट, मेरे पास परमानेंट हाउस है और मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैं यहाँ पे काम भी करती हूँ एंड माय फैमिली आल्सो स्टेज हियर। सो आर्टिकल 5 ये बोलता है दैट, प्लीज लिखो व्हाइल आई एम डिक्टेटिंग, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। आर्टिकल 5 ये बोलता है दैट a person who wants to be a citizen of India has to have first a domicile and लिखो फिर आगे, he should be born in India, any parent born in India or residing in India for 5 years immediately before 1950. ठीक है, I'll go ahead. ओके सो यहाँ पे क्या है, तो ये जो है 3 कंडीशन, ही इज बोर्न इन इंडिया और एनी पेरेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्ट रिपीट मैम, अच्छा ओके, ही इज बोर्न इन इंडिया, एनी पेरेंट बोर्न इन इंडिया और रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years immediately before 1950. ओके If 1950 से पहले होगा तो मैम, क्या, if 1950 से हाँ पहले कोई होगा तो 1950 को क्या हुआ था डार्लिंग, कॉन्स्टिट्यूशन आया था। हाँ तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, नहीं उसके पहले सिटीजनशिप होगा, नहीं, उसके पहले क्या इंडिया पाकिस्तान अलग थे, सब एक साथ ही थे ना, क्योंकि हम तब Yes. तक अंग्रेजों को लड़ रहे थे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, यस मैम। सो ये तीनों जो कंडीशंस है उसमें से कोई भी एक कंडीशन, बट उसमें आर्टिकल 5 में एक कंपलसरी कंडीशन है एंड दैट कंडीशन इज दैट ही शुड हैव अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अब मैं महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल बोलूं तो क्या डोमिसाइल किसका होता है, इंडिया का होता है या स्टेट का होता है, लिखो जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में।
इंडिया इंडिया इंडिया, ओके करेक्ट एवरीबडी। डोमिसाइल जो होता है वो इंडिया का होता है, इंडिविजुअली हर एक स्टेट का नहीं होता है। ओके तो मैं अगर बोलूं दैट आई हैव अ डोमिसाइल, तो आई हैव अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया, आई डोंट हैव अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। ओके सो ये अगेन दिस इज देयर इन योर बुक्स एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स आल्सो। इस केस का नाम है डीपी जोशी वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य भारती। ओके नाउ ये हो गया आपका आर्टिकल 5। ओके नाउ व्हाट डज आर्टिकल 6 से? आर्टिकल 6 says that persons who have migrated from Pakistan to India, where they have migrated from Pakistan to India. Okay, so wait just a second, I'll just draw this. तो यहाँ पे as you all can see before 1948 and after 1948 permit system was introduced कभी इसके बीच में। सो मतलब यहाँ पे कोई एक डेट होगी, से फॉर एग्जांपल ये जनवरी में आया होगा तो जुलाई तक यहाँ पे, इसलिए मैंने बिफोर आफ्टर लिखा हुआ है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाहता है। दिस सेज कि बिफोर 1948 अगर you are a person who have migrated from Pakistan to India, then क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी? तो ये कंडीशन होनी चाहिए that his parents या grandparents are born in India। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए? that his parents और grandparents are born in India। जब मैं बात करती हूँ आफ्टर 1948, अगर कोई बंदा है जो 1948 के बाद में, से फॉर एग्जांपल 1949 में या कभी भी पाकिस्तान गया और फिर अब वो इंडिया आना चाहता है, तो आफ्टर 1948 उसके पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो हिज सेम कंडीशन, हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर born in India, that is the first condition। second, he had returned to India under the permit for resettlement, मतलब ये जो है परमिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे ये बोला गया था कि इसके बाद परमिट सिस्टम आई थी, बोला कि अगर तुमको इंडिया में आना है पाकिस्तान से तो तुम्हें एक परमिट चाहिए। जैसे अभी आरोग्य सेतु में हमारे पास कैसे ई पास आ गया है कि अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो हमें ई पास चाहिए, सेम वे में अगर ये परमिट अगर हमारे पास है तो हम पाकिस्तान से इंडिया आ सकते हैं। तीसरा है that he had resided in India after remigration for at least 6 months, मतलब जैसे अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमें अमेरिका में सिटीजनशिप पाने के लिए कुछ 5 या 6 साल कुछ रहना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी इयर्स। मैम बोर्ड दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, अब दिख रहा है? ओके सो ये क्या मैं बोल रही थी? ओके हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे अमेरिका में मैं बात करूँ तो अमेरिका में कैसा होता है कि भाई अगर तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप चाहिए तो तुम्हें कुछ 5 या 6 साल रहना पड़ता है। तो सेम वे में जैसे आपको ये परमिट मिली, आप इंडिया में आए, आप इंडिया में आके आप अगर 6 महीना कंटिन्यूस रहे आफ्टर दिस डेट, तो आपको आफ्टर 1948 आपको सिटीजनशिप ऐसे मिलती थी। आर्टिकल 6 ये बोलता है। आर्टिकल 6 में ये भी लिखा जाता है कि अगर आफ्टर 1948 अगर आपने सोचा कि मुझे इंडिया में आना है वापस, तो ये भी कंडीशन है that he has submitted an application for registration as an Indian citizen and that is registered as by the officer also। मतलब बेसिकली आपको क्या चाहिए? एक अथॉरिटी की सिग्नेचर भी चाहिए रहती है
जहाँ पे आपके पास वो है, परमिट चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है वो बॉर्न इन इंडिया होने चाहिए। सेकंड जो है, परमिट चाहिए आपको, सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब आपके पास वो परमिट होना चाहिए। तीसरा है कि आपको 6 महीने तक कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। और चौथा है कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड अपने आप को करवाना पड़ेगा। बेसिकली आप इतना समझ लो कि आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सो अगर I want to be an Indian citizenship before 1948, then I only have to fulfill this condition. बट कोई बंदा है जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, बट वो आ रहा है आफ्टर 1948, तो उसको 1, 2, 3 एंड 4 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ना मैम, यस सुमैया, काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब आपको अपने आप को रजिस्टर ही करवाना पड़ेगा। अभी लोगों के पास आधार कार्ड हो गए, तो अभी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रूफ है कि भाई आप इंडियन सिटीजनशिप हो एंड यू हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 ओवरराइड, ओके, कैन आई रब दिस और यू ऑल वांट टू कॉपी? Okay, then I'll rub it. You can erase. Okay. अभी आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बोलता था कि जो बंदा पाकिस्तान टू इंडिया आना चाहता है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, मतलब जो बंदा इंडिया टू पाकिस्तान चला गया, ठीक है? तो अगर ये भी केस है तो वहां पे भी मतलब ये सेम ही रूल्स लागू होते थे। ओके, जो इंडिया ओवरराइड, इट ओवरराइड द आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 एंड इट सेज दैट अगर कोई बंदा है जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है या अब बिफोर या आफ्टर में, तो उसको भी सेम रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ओनली देन ही कैन अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ दैट अदर कंट्री। ओके, आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 बोलता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई बंदा है जो आउटसाइड इंडिया में, पाकिस्तान भी आ गया, यूएस भी आ गया, कनाडा भी आ गया, यूके भी आ गया, सारी बाहर के अब्रॉड की कंट्रीज आ गई जो इंडियन की टेरिटरी में नहीं है वो। सो सिटीजनशिप बाय पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया मतलब हिज पेरेंट, आर्टिकल 8 बोलता है outside India, his parents or grandparents are born in undivided India, मतलब अगर मैं बाहर रह रही हूँ और अब मुझे वापस इंडिया आना है, तो इंडिया डिवाइड कब हुआ? गाइस, इंडिया डिवाइड कब हुआ? तो ये जो है, तो इंडिया यहाँ पे कंडीशन ये है आर्टिकल 8 में कि अगर आपको आउटसाइड से इंडिया में आना है तो आपके पेरेंट या आपके ग्रैंड पेरेंट जो है आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब जब भी इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो इंडिया में उन्होंने जन्म लिया होना चाहिए। ओके, एंड आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 ये बोलता है नॉट डीम्ड टू बी अ सिटीजन वॉलंटरीली फॉरेन स्टेट में जाकर अपनी सिटीजनशिप को दे दिया। ठीक है, ये 2008 में ये रूल आया था कि अगर आर्टिकल 9 ये बोलता है कि ये जो बंदे लोग हैं जो आर्टिकल, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ इंडिया में, मुझे पढ़ाई का ऑप्शन मिला इन कनाडा। इन कनाडा में मुझे पढ़ाई का ऑप्शन मिला, मैं वहां पे गई। वहां पे जाने के बाद मुझे वहां की तौर तरीके और मुझे वहां पे लाइफ अच्छी लगी, मेरी लाइफ अच्छी खासी जा रही थी, पैसा वैसा कमा रही थी मस्त में, ठीक है, सब बराबर हो रहा था, तो मैं चली गई कनाडा।
जब मैं कनाडा चली गई तो सिंस इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, इसके लिए क्या हुआ, मेरे को बोला गया या तो तुम कैनेडियन सिटीजनशिप रहो या तो तुम इंडियन सिटीजनशिप रहो, ठीक है, दोनों तो तुम्हें मिलने से रहा, क्योंकि क्योंकि तुम इंडिया से आ रही हो तो तुम्हें ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है कि तुम ड्यूअल सिटीजनशिप रख सको, so you have to give up one country's citizenship. So I choose to give up India's citizenship and I choose to stay there in Canada, work there in Canada, buy a house in Canada and behave as a normal citizen of like anybody else. Okay, so यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 9 बोलता है कि ये सारे जो लोग होते हैं वो बेसिकली हम इन लोग को क्या बोलते हैं, एनआरआईज बोलते हैं। तो ये आर्टिकल 9 बोलता है कि ये जो है दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, ये लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और ये लोग आर्टिकल 9 ये बोलता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप दी है किसी और कंट्री में, मतलब वॉलंटरीली इंडियन सिटीजनशिप को वो लोग ने रिवोक किया है, कैंसिल किया, ठीक है। आर्टिकल 10 का मतलब क्या होता है, आर्टिकल 10 का मतलब होता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप इफ सिटीजनशिप अक्वायर्ड थ्रू आर्टिकल 5, 6, 7 और 8। अगर मैंने आर्टिकल 5 अंडर आर्टिकल 6 अंडर आर्टिकल 7 और अंडर आर्टिकल 8 के अंदर अगर मैंने अपने जो सिटीजनशिप है वो मैंने अगर अक्वायर की है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके मैं अपनी जो सिटीजनशिप है वो मैं वापस मांग सकती हूँ, अगर if I follow under the terms and rules and regulations of article 5, 6, 7 and 8. Okay, am I clear? ये होता है आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 क्या होता है, आर्टिकल 11 होता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। बेसिकली आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को राइट दे दिया कि भाई तुम सिटीजनशिप के रूल्स को रेगुलेट कर सकते हो, उन्हें तुम रूल्स जो है वो तुम बना सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हुआ, अभी जो इतना चर्चा चालू था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यस सुमैया राइट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्यों पार्लियामेंट ने बनाया, किसने दिया पार्लियामेंट को ये राइट कि तुम सीएए बना सको, आर्टिकल 11 ने तुम राइट दिया कि तुम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना सकते हो, तुम अपना जो ये है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तुम चेंज कर सकते हो। ये लिखा गया है आर्टिकल 11 में एंड दैट इज द रीजन व्हाई पार्लियामेंट के पास ये रूल आया कि भाई अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता। I think today I will just stop here. I want to do certain question and answers again because I think ये फिर बहुत हो जाएगा, फिर तुम लोग सब भूल जाओगे। जिसको अनम्यूट होना है प्लीज एवरीबडी गो ऑन अनम्यूट, जिसको नहीं एवरीबडी गो ऑन अनम्यूट। Now first tell me so Aryan, are you there? You can unmute Aryan. वो जानबूझकर करता है। मैं शर्माता हूँ बहुत। कोई नहीं, घूंघट पहन लेना तुम, पहले तुम अनम्यूट हो। हाँ मैम। What are the 3 organs of government, Aryan? वो I know. पता नहीं, हाँ मैम, मेरे को पता नहीं, सुमैया को चुप रहने बोल लो, मेरे को पता है। सुमैया एकदम चुप। ओके मैम। क्या मैम भूल गया। मिस याद है मेरे को, मैं भूल गया। मैं बोलूं? आर्यन याद करो, सुमैया ईशा नहीं, सिर्फ एक बोल दो तो याद आ जाएगा। नहीं क्यों पढ़ना, क्या मैं तुम्हारे एग्जाम में आने वाली हूँ तुम्हें प्रॉम्प्ट करने के लिए आंसर्स? नहीं याद आ रहा है। आर्यन गुस्सा मत दिलाओ मुझे, फटाफट बोलो। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं पता इतने लेक्चर्स बैठने के बावजूद? पता है, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। क्या करता है एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? पुलिस, आईपीएस, जो मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव में कौन होता है? जो लॉ बनाते हैं। तो उसमें कौन होता है लेकिन? लोकसभा, राज्यसभा। और जुडिशियरी? जुडिशरी जो पहले से लॉ बने हुए उनमें जो अमेंडमेंट्स करने हैं वो लोग वो करते हैं। ईशा
हाँ राइट था ना मैम? हाँ अभी राइट था आर्यन. ईशा, tell me who was the Thank you, temporary ma'am. president of the Constituent Assembly? टेम्परेट डॉक्टर नहीं क्या था वो? I know. सुमया सचिनानंद चुप. हाँ हाँ, राइट राजेंद्र ईशा. प्रसाद. सचिनंदा सिन्हा. देख कुछ अरे भी बाफा ना पागल. तू ना. ईशा you were correct. Swati, हाँ. Yes. Swati, who was the president of the Constituent Assembly? Rajendra Prasad. Yes Swati, it is correct. But खाली डॉक्टर भूल गए आप, तो हाँ, डॉक्टर sir. राजेंद्र. Okay. सुमया, सुमया, Yes ma'am. Yes ma'am. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के क्या? लिए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के लिए? Objective resolution. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आइडिया किसने दिया था? अच्छा, एडवाइजरी कौन था? नहीं नहीं, तुम ना, मुझे पता था तुम आंसर देख के रखोगी कि मिस बाकी के दो अभी मेरे को पूछेगी. हाँ. वो दो ही बाकी है. ड्राफ्टिंग कमेटी बोल रहे हो क्या? वो नहीं पूछा. ये इतना दिमाग चलाती है सुमैया. ओके, अभी मेरा क्वेश्चन सुनो. Yes, yes ma'am. Who passed the objective resolution to make the Constituent Assembly / Constitution? Options. मैम सुमैया पेज घुमा रही है. नहीं घुमा रही हूँ मैं. Excuse me, मैं नहीं पेज घुमा की रही हूँ आवाज आ यार. रही है. मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. मतलब मुझे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है. वही क्वेश्चन ढूंढ रही है ना. आर्यन Shut up चुप, यार. ईशा चुप, सुमया सुनो. Yes ma'am. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? किसने आइडिया डॉक्टर दिया बाबा था साहेब कि अम्बेडकर. थप्पड़ मारूंगी? जवाहरलाल नेहरू. Oh shit, yes, yes. Yes ma'am, sorry. जवाहरलाल नेहरू ने दिया था. और who was the father of the Constitution of India? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. And who is the chairman of the Constitution of India? चेयरमैन. हाँ चेयरमैन कौन था यार? कौन है? एडवाइजरी पता है मुझे. हाँ, वो देख लिया है ना आपने इसके लिए. नहीं चेयरमैन कौन देखा था? नहीं, वो पता है. चेयरमैन था बाबा साहेब अम्बेडकर ही थे चेयरमैन तो. वो तो नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी ना. सचिनानंदा था ना. नहीं, वो तो आर्यन, who was the सचिदानंद chairman? टेम्पररी चेयरमैन थे. हाँ क्या? आर्यन, आपने क्या बोला अभी? मैम वो तो राजेंद्र ड्राफ्टिंग प्रसाद. कमेटी के थे ना चेयरमैन. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. Yes Aryan, you're correct. Pat yourself Aryan. Claps for you. मैम लेकिन मैम आपने क्या बोला ड्राफ्टिंग उसने? नहीं बोले मुझे तो भी समझ उसको भी जाता. रिपीट करने. क्या But बोल रहे अगर मैं थे? चेयरमैन भी बोलूं, अगर मैं पर आपने बराबर बोला. मैंने भी हाँ तो मैम, राइट ही लेकिन बोला मैम. मैं लेकिन श्योर नहीं था मैम, क्योंकि आपने ड्राफ्टिंग नहीं बोले ना, तो फिर मैं नहीं कंफ्यूज हो बोली गया. ड्राफ्टिंग. नहीं नहीं, बोला. आपने चेयरमैन पूछा. मैंने बोला बस. ओके ओके, सॉरी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हाँ, कौन तो थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. वो अभी मैंने बोल दिया. नहीं, उसने मैंने पहले मैं बोल राइट दिया था. था. नहीं, Thank मैं you, राइट ईशा, था. मैं for राइट हूँ. putting. मैं राइट हूँ. ए shut up, मैंने पहले बोला. अब सुमया. बोल दिया, अब कुछ नहीं यस होता. मैम. टोटल मेंबर्स कितने थे स्वाति कॉन्स्टिट्यूएंट पता है, असेंबली पता में? है, ये मुझे पता भी है. पता है, तुम्हारा मुझे नाम भी पता स्वाति है. स्वाति तो पूछा है. अभी हम गोनू म्यूट. सुमया बोलो. मैम मैं कुछ नहीं बोलूंगी. स्वाति. मैम. हाँ, tell me. यस मैम. मैम रिटर्न क्वेश्चन. What were the total number of members in the Constituent Assembly? 389. 389. Are you sure? स्ट्रेंथ तो ना. ज्यादा हो गया. Strength. 100 ज्यादा हो गया. अरे चुप बैठना. मैम आई नो दैट Even I know. मुझे याद है. मुझे भी Aryan, याद. tell me. 289. ए नहीं, shut up, कुछ भी मैं wrong बोलूं, है. मैं बोलूं, मैं मैं बोलूं तो मैम. कितना? मैम कैन आई से? मैम मैं है नहीं, तुम लोग नहीं Isha, बोले. tell me. तुम लोग को आता है. 299 Yes, correct. And how many members signed. साइन signed? Yes. 280. 284. हाँ. 84. वो. ठीक है.
प्रीएम्बल क्या क्या कंसिस्ट करता है? व्हाट डज प्रीएम्बल कंसिस्ट ऑफ? कंसिस्ट ऑफ मींस मतलब? अरे सॉरी, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ? So sovereignty, socialist, secular, अरे कॉन्स्टिट्यूशन consist of प्रीएम्बल, स्केड्यूल्स, अपेंडिक्स। ये क्या है? ये कौन- बताएंगे मैम? मैम हाँ बोलो। मैम प्रदीप सर को बोल दो ना रिकॉर्डिंग बंद करने। क्यों? हाँ, वो ग्रुप में डाल देंगे ना मैम। हाँ वो यूट्यूब पे चला जाएगा। Then तो वो उनकी ये है। आई कैन नॉट टेल हिम एनीथिंग। तुम लोग मेरे को जवाब दो। yes मैम। व्हाट, अच्छा चलो ये छोड़ो, वो क्वेश्चन सेशन नहीं भी आएगा, इट्स ओके। बट टेल मी प्रीएम्बल का वी द पीपल का मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग, We the people, हम हम भारत के लोग। पावर अरे इज इंडिया भी डिराइव्ड तो आ फ्रॉम रहा द पब्लिक। ओके। yes स्वाति, यस मैम। व्हाट डू यू मीन बाय चलो ये सब तो हो गया है, हम लोग ने कर दिया है। ठीक है, ये भी हो गया है, सिटीजनशिप भी हो गया है। अच्छा मुझे सिटीजनशिप के बारे में बताओ। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप का क्या बोलता है? डोमिसाइल। चुप। इतना ही पता है, फिर आगे का पता नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट याद है। सुमैया, हाँ मैम। मैं निकाल दूं तुम्हें लेक्चर से? नहीं सॉरी मैम। अब बीच में नहीं बोलना तुम। ओके। आर्टिकल 5 क्या बोलता है स्वाति? जिनको जहाँ रहना है, मीन्स इंडिया में रहना है, यूके में रहना है, तो वहाँ की सिटीजनशिप के लिए आपको जैसे अपने यहाँ इंडिया में डोमिसाइल लगता है, करेक्ट वो करेक्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है अपने के लिए। करेक्ट करेक्ट स्वाति। जस्ट सैंग्विस का मतलब क्या होता है? ईशा। बाय ब्लड। ओके। जस्ट सोली का मतलब क्या होता है? आर्यन। वो क्या मतलब वो पेरेंट्स इंडिया में पैदा होने चाहिए। नहीं यार ग्रैंड पेरेंट्स बाय ब्लड ना मैम, वो तो By पहले birth. वाला था ना। बाय बर्थ होगा यार। बाय बर्थ स्वाति। आर्यन, जस्ट सोली मतलब बाय बर्थ, जस्ट सैंग्विस मतलब बाय ब्लड। ब्लड। ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है आर्यन? आर्टिकल 6 याद ही नहीं। See guys, I only understand this that when I ask you article 6, article 5, ये आपको questions में आएगा. What does article 6 say? What does article 5 say? So when I'm speaking, see, I know that this is an online lecture. तो आप लोग कंप्यूटर के पीछे हो, I cannot see y'all, but it is important for y'all to note this. So when I'm speaking or when I'm writing something on the board, I am feeling very uncomfortable to write because it is not comfortable. But if I'm writing, then please copy it. Don't say done ma'am, ho gaya ma'am, without doing it, without. If you don't have these notes, then there will be no point because आप ये सब भूल जाने वाले हो, not after 2 months but after 2 hours. So 2 घंटा पढ़ने आए हो तो अच्छे से पढ़ो और सब लिखो। मैं अब पागल नहीं हूँ जो बोलते जा रही हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। You want, I will go slow, I will go very slow, but आप लिखो। 2 घंटे का पूरा यूटिलाइज करो। Everybody is taking pains आप लोगों के लिए लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए। प्रदीप सर is taking pains, I am taking pains, you all are taking pains to attend the lecture. So if you are not going to take notes, then it is not going to help you. During exams, all you want to refer is to the notes so that आप फटाफट जो आपने लिखा है आप पढ़ सकते हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। आर्टिकल 5 लिखो अभी। आर्टिकल 5 speaks about citizenship by domicile.
Article 6, persons who have migrated from Pakistan to India. लिखा? हाँ मैम। मैम फर्स्ट वाला Person- एक बार रिपीट करवा दीजिए ना. हाँ. स्पीक अबाउट सिटीजनशिप. By domicile. ओके. Article 6, persons who have migrated from Pakistan to India. ओके मैम. Article 7, citizenship of persons who migrated to Pakistan. Article 8, citizenship of persons of Indian origin residing outside India. Article 9, not deemed to be a citizen. ब्रैकेट में लिखो voluntarily given up the citizenship. Article 10, continuance of citizenship if acquired through Article 5, 6, 7, 8 and Article 11, Parliament to regulate the right of citizenship. सबका लिख के हुआ? यस मैम. Yes. हाँ Okay. मैम. ओके ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 चीजें आपको पूछूंगी. द फर्स्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, एवरीथिंग मैंने उसमें भी आपको नोट्स दिए थे. चेयरमैन कौन है, कमेटी क्या है, सब कुछ. दूसरा मैं आपको नोट्स दूंगी अपना ये प्रीएम्बल का मैं पूछूंगी. सो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल पूरा पूछूंगी मैं आपको, और सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 to 11 सबको मुंह पे होने चाहिए प्लीज. क्योंकि हम जब भी फंडामेंटल राइट्स पे जाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाएंगे, ये सब आपको कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट लगेगा बाद में. अभी कॉन्स्टिट्यूशन चालू भी नहीं हुआ है. इट इज जस्ट 2 लेक्चर, सिर्फ बेसिक समझाया मैंने आपको. अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी. सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल एवरीबडी, ये 3 चैप्टर्स फ्राइडे तक 5 to 7 में, फर्स्ट थिंग दैट आई विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे इज टू आस्क यू क्वेश्चंस. और ये 3 सब्जेक्ट्स पे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके? Yes, ma'am. ओके मैम. मैम एक बात बोलनी थी. आप जो नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक लेने वाले होते हैं ना, वो एक बार हमको बता देते तो हम रिवाइज करके आप जब पढ़ाते हैं तब उसके पहले हम थोड़ा और लुकिंग कर लेते उसको. आप जैसे तो बोलते थे वही कि तो तुमने बताया मैम. नहीं, अभी आपने मैम ने क्या बताया, जो लास्ट वाले टॉपिक है उसके ऊपर वो क्वेश्चनिंग करेंगे. मैं टॉपिक की बात कर रही हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते, जैसे आपने आज हमको सिटीजनशिप और प्रीएम्बल पढ़ाया, वैसे अगर नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ाते हो, अगर हमको अब आज लास्ट लेक्चर में भी एंड होने के बाद बता दोगे तो हम वैसे भी 2 दिन में उतना देख लेंगे एक बार बुक्स में क्या होता है. I have no problem, Swati, telling you that what my next topic of teaching would be. But Swati, make sure that whatever I teach, you give me answers on that. My next topic for next lecture will be on fundamental rights. I will complete a bit about citizenship. Okay, I have to give you all a table about it. So I will give that because it is very big. I did not give you today. But I will give it to you in the next lecture, and plus I will start with the fundamental rights. जितना हुआ उतना, because fundamental rights are काफी बहुत कुछ है fundamental rights में. So this is the topics, but I want these 3 topics to be very thorough.
Constitution introduction, preamble, and citizenship, article 5 to 11. Okay. Yes, ma'am. Isha, Sumaya, Swati, and Aryan. Aryan, I don't want मुझे पता नहीं है answers. Okay. हाँ मिस, हाँ मैम। Pradeep sir. हाँ जी मैम। Pradeep sir, मेरा हो गया है. श्योर मैम। Done with the lecture. Thank you everybody. Thank you sir. थैंक यू मैम। You're welcome, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am. Bye. 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 Take care everybody.